सा थ्योरी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं आज। तो थ्योरी क्वेश्चन में ना बच्चों के बड़े बड़े मसले आते हैं, और मसलों में से एक मसला, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं, आंसर्स किस तरह लिखने हैं। उन सब चीज़ों में, उन सब क्वेश्चन मतलब चीज़ों में बहुत बहुत मसले मसाइल आते हैं। तो साथ साथ जितनी क्वारीज होंगी भी मैं पूरी कर रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके माइंड में भी कोई भी क्वेश्चन आता है दरमियान में, तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। ठीक है, ठीक हो क्या जी। सबसे पहली टिप ये है पेपर 2 के क्वेश्चंस के लिए भी कि आपने क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे तो फिर यू विल एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। फिगर 8.1, ये फिगर 8.1 है, shows an uncharged conducting sphere on an insulating stand। इसका मतलब ये है कि भाई ये कंडक्टर है जो कि स्फेयर है और अनचार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, और आपने इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है ताकि ये अर्थ ना हो जाए। प्लेस क्लोज टू अ पॉजिटिवली चार्ज रोड, और आपने इसको एक ऐसे रोड के पास रख दिया है जो कि इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, द रोड एंड स्फीयर आर नॉट मूव्ड, ये जहां पे हैं वहीं के वहीं हैं, आपने इनको जरा भी मूव नहीं किया। अब सवाल ये कहता है डिस्क्राइब हाउ टू चार्ज स्फीयर यूजिंग अ वायर कनेक्टेड टू अर्थ। अब आप इस स्फीयर को कैसे चार्ज कर सकते हो एक वायर के जरिए जो अर्थ के साथ कनेक्ट हुई हुई है। अपने आंसर को एक्सप्लेन करो वेदर द स्फीयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब पहला पहला सवाल है तो शुरुआत मैं ही करता हूँ। ओके, तो हो क्या रहा है, उन्होंने कहा है कि आपने एक ग्लास फेयर के साथ एक तार लगा दी और आपने उस तार को कर दिया अर्थ। अब बताओ कि भाई इस फेयर को कैसे चार्ज किया जा सकता है इस तार और इस अर्थ के जरिए, और जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा। तो हुआ क्या, जब आप इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को इस मेटल स्फेयर के पास लेके आओगे तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ बहुत बहुत सही बात है, अच्छी बात है, सही बताया। तो होगा क्या, पूरे स्फेयर में से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। पूरे स्फेयर में से इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पे जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे वो अकेले बच जाएंगे। अब इन प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जमीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस जमीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और क्या करेंगे, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, अच्छा देखो उन्होंने कहा है चार्ज करना है, आपने चार्ज करना है, तो इसी की हाजिरी के अंदर हम इस तार को हटा देंगे, हम इस कनेक्शन को हटा देंगे, और जब इस कनेक्शन को हटाएंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, और इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आया ये? अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम बताएंगे कि दिस फेयर will become negatively charged। अब कैसे होगा, बिकॉज ऑफ positively charged rod, the electrons will get attracted ठीक है, will get attracted, and by connecting this sphere the electrons from the earth will come to sphere, the electrons from the earth will come in the sphere। ठीक है, और when the connection is removed, the number of electrons increases, उसकी वजह से इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। ओके, अब अगला सवाल देखो, ये सवाल सबको समझ आ गया?
आप इसको बिल्कुल समराइज करके बिल्कुल छोटा सा करके भी लिख सकते हो, बट मैंने बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया ताकि जिसको नहीं भी आता ना उसको भी समझ आ जाए कि कैसे लिखना है। ठीक है, आंसर जैसा मर्जी लिखो, अगर मार्किंग स्कीम में दिए हुए पॉइंट्स आपने मेंशन किए हैं, आपने वो कवर किए हुए, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये बात याद रखो। चाहे आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो या बहुत शॉर्ट करके लिखो, जब तक जो मार्किंग स्कीम में पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपने कवर किए हुए, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया? लेकिन अगर टाइम है आपके पास तो आप लिख सकते हो। अच्छा, फिगर 8.2, ये 8.2 है। शो द स्मॉल ब्लैक सर्कल, एक ब्लैक सर्कल दिखाया हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये ब्लैक सर्कल जो दिखाया हुआ है ना, ये क्या है? ये एक पॉजिटिव चार्ज है। मैं इसको ग्रीन से सर्कल कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, draw the pattern and the direction of electric field in the region around the charge. Okay, we'll go outwards. Okay, let's see. तो आपने इसके अराउंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि आप एज्यूम करो आप एग्जाम में गए और एग्जाम में जाके भूल गए कि लाइंस आउटवर्ड थी या इनवर्ड थी। अब इन दैट केस क्या करोगे? जिसने रट्टा लगाया वो तो फंस जाएगा, वो बहुत 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 बुरी तरह फंसेगा। क्या हुआ? रूल लगता है ना यहाँ पे। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपने करना क्या है। अगर इन केस जाके भूल जाओ कि इनवर्ड्स हैं या आउटवर्ड्स हैं, या फिर कंफ्यूज हो जाओ कि लाइंस इनवर्ड्स हैं या आउटवर्ड्स हैं, तो हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये दिखाती हैं कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखो तो जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब आपने क्या किया, इस पॉजिटिव के पास एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा और आपने देखा कि क्या इसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स लगेगी या इनवर्ड फोर्स लगेगी? आउटवर्ड लगेगी, अवे लगेगी, शाबाश। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना, इसीलिए अवे फोर्स लगेगी। तो आपको याद आ गया कि पॉजिटिव के अराउंड जो लाइंस हैं वो आउटवर्ड्स होनी चाहिए। तो आपने क्या किया कि आपने यहाँ से 2-3 लाइंस बना दी, या 4 लाइंस आप बना दो यहाँ से आउटवर्ड्स। आपने यहाँ से 4 लाइंस बना दी जो कि आउटवर्ड्स आ रही है। ठीक है, तो जब भी भूल जाओ इस तरीके का यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपको यह बताती है कि अगर आप उस फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो तो जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अभी जो आखिरी सवाल है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, इसको फिलहाल छोड़ दो, ये नहीं करेंगे, ये जब अगले चैप्टर में जाएंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो एक और क्वेश्चन है। जी जी पूछो, जितने मर्जी पूछो। जी जी पूछो। आवाज आ रही है आपको मुस्तफा? जी सर, आवाज आ रही है। पूछो। यस सर, एक क्वेश्चन था। जी जी सर, फॉर एग्जांपल इट इज आउट ऑफ सिलेबस, बट मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि एवरी जो टॉपिक है उससे चालू नहीं रहता, बट मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि सर फॉर एग्जांपल एक हमारा एसी जनरेटर है। हाँ जी, एसी जनरेटर उसमें है, हमारे पास कार्बन ब्रशेस यूज होते हैं, राइट? हाँ जी, कार्बन ब्रशेस यूज होते हैं। तो अगर तो एग्जाम में पूछा है लाइक दे हैव आस्क्ड टू लेबल इट, क्या मतलब ये वाला क्या है, तो अगर तो हम लोग कार्बन ब्रशेस की जगह सिर्फ ब्रशेस लिखे हैं तो आंसर सही होगा या गलत होगा? अच्छा, कार्बन ब्रशेस, वेल आई एम नॉट 100% श्योर, बट इम्पोर्टेंट यही है कि कार्बन ब्रशेस लिखो, क्योंकि जनरेटर जो होते हैं ना उनमें कार्बन ब्रशेस यूज़ होते हैं। और जितनी मोटर्स मैंने खोली है ना अभी तक, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन सब में कार्बन ब्रशेस लगे हुए थे। अब कार्बन ब्रशेस का ना बेसिकली रीज़न ये है कि पहले तो उनको जंग नहीं लगता, और दूसरी चीज़ ये वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो टूटते नहीं है जल्दी। लेकिन जब मार्किंग्स की जब खोली थी हमने तो उस पर सिर्फ कार्बन ब्रैकेट्स में लिखा हुआ था, ब्रशेस बाहर लिखा हुआ था। ओके, तो अगर देखो इसमें यह है कि आप रिस्क ना ही लो तो कार्बन कार्बन ब्रशेस से लिखा हो ना, रिस्क क्यों लेना है? आई एम नॉट श्योर, मैं मार्किंग स्कीम से कंफर्म करके बता दूंगा आपको कल, लेकिन रिस्क नहीं लेना, कोशिश यही करना है कि पूरा लिख के आना, कार्बन ब्रशेस से लिखा आना। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सवाल देखो, यहाँ पे कहा गया है कि एन अनचार्ज कंडक्टिंग मेटल प्लेट, एक अनचार्ज कंडक्टिंग मेटल प्लेट है। पहली बात तो प्लेट मेटल की है, दूसरी बात कंडक्टर है, तीसरी बात क्या है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, और आपने उसको इंसुलेटिंग सपोर्ट के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ से समझ आ गया कि आपने इसको अर्थ से दूर रखा हुआ है, अर्थ नहीं होने देना इसको। फिर शोज ए प्लेट एंड पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटिंग प्लेट, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है जो कि इंसुलेटर है और प्लास्टिक से बनी हुई है, और आपने मेटल प्लेट के ऊपर रखा हुआ है इसको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये मेटल की प्लेट है जो इनिशियली अनचार्ज है,
और आपने इसको सपोर्ट्स के ऊपर रखा हुआ है ताकि अर्थ ना हो जाए, और आपने बिल्कुल इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखी हुई है, टच करवाई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लास्टिक की शीट है, ओके, बट मैं सवाल अब देखो पूछने लगा हूँ, ये सवाल छोड़ो, मेरा सवाल का जवाब दो। ये प्लास्टिक की शीट है और नीचे मेटल है, तो क्या ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके अंदर चले जाएं? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि टच करवाया हुआ है ना आपने, तो क्या ऐसा हो सकता है टच करवाने की वजह से इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके अंदर चले जाएं? ओके, या सोचो, सब जवाब दो मुझे। मरियम ने कहा है यस, मुस्तफ़ा ने कहा है यस, ठीक है, मुस्तफ़ा ने भी यस कहा है, ओके। और बताओ, और बताओ। नूर फातिमा ने कहा है नहीं, ठीक है, ओके, वी हैव सम जीनियस स्टूडेंट्स एज वेल। अच्छा, बाकी भी बताओ सब लोग, शाबाश। मार, आप बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से निकल के प्लास्टिक शीट के अंदर चले जाएं? मायर, मुगीसा, सारा, तैयबा, आप लोग भी बताएं, शाबाश। But if we wouldn't touch, just bring it closer, then of course it would not be possible. I don't think so. Okay. अच्छा, मैंने आपको याद है एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ मेटल प्लेट में मूव कर सकते हैं और नॉन मेटल में मूव नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक की प्लेट नॉन मेटल नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे इसके अंदर से, मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन्स सब जा सकेंगे जब कोई रास्ता होगा ना, प्लास्टिक के अंदर तो मूव ही नहीं कर सकते, तो कैसे जाएंगे इसके अंदर? वो तो इधर बेचारे फंस जाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे, आगे इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है ना। आप खुद सोचो कि हाँ भाई, एक जगह पे मूव कर रहे थे और सामने दीवार आ गई, या फिर सामने एक ऐसी जगह आ गई जहाँ पे सारी ग्लू लगी हुई है, तो आप कैसे जाओगे उसके अंदर, फंस जाओगे, है ना। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर मूव कर सकते हैं, मेटल से दूसरे मेटल में जा सकते हैं, बट एक मेटल से नॉन मेटल में नहीं जा सकते, ठीक है। ये बात का ख्याल रखना, इसलिए हम टच की हुई है, इसलिए कोई मसला नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्लास्टिक शीट है, ये बिहेव पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरह ही करेगी। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब एनी फ्लो ऑफ चार्ज दैट टेक प्लेस व्हेन द प्लास्टिक शीट इज प्लेस्ड ऑनटू द मेटल प्लेट। अब ना ये ध्यान से सुनना होगा क्या, तो देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बताओ इस प्लास्टिक शीट को ऊपर रखने से क्या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के साथ कुछ होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर पड़े हुए हैं, क्या वो ऊपर मूव करेंगे, नीचे मूव करेंगे, या वहीं के वहीं रहेंगे? अभी देखो जरा, negative charges would go up and it would become negatively charged, okay, are you sure? नेगेटिव चार्ज तो नहीं कहना था ना, या कहना था? देखो ध्यान से। तो अब मैं ना आसानी के लिए कुछ बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन्स बना लिए मैंने, और इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और 6 प्रोटॉन्स नीचे भी ले आते हैं, ठीक है। और इनके साथ मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं, ये इन सब के पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव शीट है, ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? शाबाश। ये पॉजिटिवली चार्ज शीट जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? अच्छा, सारा कह नहीं अट्रैक्ट करेंगी, मरियम इज सेइंग अट्रैक्ट एज वेल, ओके। सो मुस्तफ़ा ने क्या कहा है, सर वुडंट बी इलेक्ट्रॉन्स बी अप एंड वाइस वर्सा। मैं दिखा रहा हूँ ना, अभी होगा क्या, मैंने अभी दिखाया ही नहीं अभी, तो मैं शुरू से कहानी बता रहा हूँ। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना नीचे, वो सारे अट्रैक्ट होके ऊपर चले जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, कहाँ पे? ऊपर चले जाएंगे इस पॉजिटिव प्लेट के पास, अट्रैक्ट होके ऊपर चले जाएंगे पॉजिटिव, ओप्स, ऊपर चले जाएंगे इस, हाय हाय शिट, ऊपर चले जाएंगे इस पॉजिटिव प्लेट के पास। अच्छा, अब होगा क्या कि देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, राइट, और प्रोटॉन सारे नीचे आ गए। अब इसकी वजह से ये होगा कि नीचे सिर्फ जहाँ पे प्रोटॉन्स रह गए वहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और ऊपर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। सर उस द फ्रीडम वन इंस्टेड ऑफ द स्क्वायर वन, इट वुड बी मोर इजियर फॉर यू मे बी। क्या वो समझ नहीं आई? अच्छा अच्छा, वो क्या है कि ना, मैं कल से एक नई टैक्टिक लगाऊंगा, उसमें नहीं मसला नहीं होगा, क्योंकि गलती से अगर टच हो जाता है ना तो ये सिलेक्ट हो जाती है पिक्चर। कल मैं
एक नई टेक्निक कहूँगा, उससे नहीं होगा इंशाल्लाह ये। अब सवाल पढ़ो। अब सवाल ये कहता है कि डिस्क्राइब एनी फ्लो ऑफ चार्ज दैट टेक्स प्लेस व्हेन द प्लास्टिक शीट इज प्लेस्ड ऑनटू द मेटल प्लेट। भाई इलेक्ट्रॉन में जो भी फ्लो आएगा वो बताओ जब आप प्लास्टिक शीट को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आप इस मेटल प्लेट के ऊपर रखते हो। अब जब मेटल प्लेट के ऊपर रखोगे ना, 1 मार्क का सवाल है तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन जो है विल मूव अप। ये मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अप बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। हम क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अप बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। Charges will move closer to the plastic sheet of which is upwards. Not charges. You have to specify. Positive charge move नहीं कर सकता, सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है सारा, गॉट इट? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अब अगला सवाल देखो। ड्रा हाउ चार्जेस आर नाउ अरेंज विद इन द मेटल प्लेट। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बताओ अब चार्जेस कैसे अरेंज है मेटल प्लेट के अंदर। तो आपने पता करना क्या है, आपने ऊपर वाली साइड पे नेगेटिव नेगेटिव दिखा देना है, नीचे वाली साइड पे पॉजिटिव 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 दिखा देना है, बस आपको मार्क मिल जाएंगे। क्योंकि ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, नीचे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और नीचे जो है पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है। स्टेट। अच्छा अब ये सवाल बड़ा ज़रूरी है। स्टेट एंड एक्सप्लेन इफ दिस अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हेल्प्स टू कीप द प्लास्टिक शीट इन प्लेस। If this arrangement of charges helps to keep the plastic sheet in place. Okay. तो यहाँ पे ना 2 कीवर्ड्स हैं। पहला उन्होंने कहा है स्टेट का मतलब बताओ, एक्सप्लेन का मतलब समझाओ। बताओ और समझाओ कि क्या ये अरेंजमेंट प्लास्टिक शीट को जहाँ पर है वहीं पर रखने में मदद करेगी या फिर नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्लास्टिक शीट को ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो क्या ये मेटल इसको जहां पर है वहीं रखने की कोशिश करेगा या फिर जहां जाता है जाने देगा। तो होगा क्या है, क्योंकि देखो ये शीट पॉजिटिवली चार्ज है और अब मेटल के अंदर जो है सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो चुकी है। ऊपर वाली साइड नेगेटिव बन गई है, नीचे वाली साइड पॉजिटिव बन गई है। तो इस नेगेटिव वाली साइड में और पॉजिटिव वाली साइड में अट्रैक्शन होगी, राइट। और इस अट्रैक्शन की वजह से ये मेटल जो है इस प्लास्टिक शीट को अपनी जगह पर ही रखेगा, इसको ऊपर नीचे नहीं जाने देगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे यस इट विल हेल्प कीप द प्लास्टिक शीट इन प्लेस। पहले स्टेट का जवाब देते हैं। स्टेट का जवाब देंगे यस इट विल हेल्प कीप द प्लास्टिक शीट इन प्लेस। अब एक्सप्लेन करो क्यों। बिकॉज of attractive forces, because of attractive forces between them, attractive forces between them। सबको समझ आ गया? सारा, मुगीसा, मायर, अनुष्का नहीं है सॉरी, जो बच्चे हैं सब बता दें। मायर, मुस्तफ़ा, मरियम, सारा, तैयबा, सब बच्चों को सवाल समझ आया है? अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। यस 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 ये है। तो जैसे जैसे सवाल करते जाओगे ना, पहले थोड़ा कम समझ आएगा, आहिस्ता आहिस्ता अच्छी समझ आने लग जाएगी और फिर सवाल आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है आगे आ जाओ। तो नेक्स्ट वी हैव एक अगला सवाल, इसी का पार्ट है। अच्छा किसी ने पूछा था क्वेश्चन ओ लेवल्स के हैं, IGCSE के क्वेश्चन IGCSE के हैं और टेंशन नहीं लो, कोई खास फर्क नहीं है। मैंने खुद ओ लेवल्स के जब था मैंने IGCSE के बड़े पास पेपर सॉल्व किया तो मेरी बड़ी मदद हुई थी उसमें से। अब अगला सवाल देखो। फिगर 10.2 shows two uncharged conducting spheres। अनचार्ज का मतलब है कोई चार्ज नहीं है, दोनों के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स हैं, और कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर्स हैं, सस्पेंड किया हुआ है इंसुलेटिंग थ्रेड्स के साथ। The spheres are now both given positive charge। आपने इन दोनों स्फेयर्स को पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ठीक है। और draw a possible position of each sphere and thread। अच्छा
अच्छा मुझे बताओ, दोनों को पॉजिटिव चार्ज दे दिए तो क्या अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी, या फिर दूर जाएंगे करीब आएंगे? ठीक है, रिपल्शन होगी। और क्या ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे या करीब आ जाएंगे, ये भी बताओ। हाँ ठीक है, ओके, दूर चले जाएंगे। मुस्तफ़ा इज सेइंग दूर चले जाएंगे, मरियम इज सेइंग फार एज वेल, और मोहिसा इज सेइंग अवे एज वेल। ओके, अवे फ्रॉम ईच अदर। नूर फातिमा भी अवे कह रही है, ठीक है। तो होगा ये बिल्कुल। आप जब इनको पॉजिटिव चार्ज दे दोगे ना, तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ये आपने बनाते ना, बस ये बना देना आपने, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसके। लेकिन एक और काम भी करना है नीचे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बना देना यहाँ पे, और आसानी के लिए बता दो कि भाई हम दूर चले गए इस तरह से। ठीक हो गया। अब अगला सवाल ये कहता है, एक्सप्लेन द पोजीशन यू हैव ड्रॉन। इतना आसान सवाल आता नहीं पेपर में। देखो क्वेश्चंस जो मुश्किल होते हैं ना, वो भी आसान हो जाते हैं। बस एक बार अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए ना, वो भी आसान हो जाते हैं। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन ही है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, आपको पता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इस पोजीशन को एक्सप्लेन करो, तो हम लोग कहेंगे लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, so they will move away from each other। बस भाई एग्जामिनर खुश हो गया आपसे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाओ अगले सवाल पे। आपके पास ना यहाँ पे बताया हुआ है कि एक पॉजिटिवली चार्ज क्यूब है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल से बना है, मतलब कंडक्टर नहीं है। आपने इसके ऊपर वुड के ऊपर जो है ना वो फिक्स किया हुआ है। A negatively charged rod is held above the piece of wood। एक नेगेटिवली चार्ज रोड है जिसको आप करीब लेके आ रहे हो इस पॉजिटिवली चार्ज क्यूब के, जो कि वुड के साथ अटैच हुआ हुआ है। स्टेट पहला क्या है बताओ, एंड एक्सप्लेन एनी मूवमेंट ऑफ पीस ऑफ वुड। ठीक है, उन्होंने कहा है कि बताओ ये जो वुड है ना, जब आप इस नेगेटिवली चार्ज रोड को इस पॉजिटिवली चार्ज क्यूब के पास लेके आओगे, तो कोई भी मूवमेंट ये जो वुड करेगी ना वो बताओ और इसको एक्सप्लेन करो। तो क्या ख्याल है क्या होगा यहाँ पे इनके दरमियान? ये जो पॉजिटिवली चार्ज क्यूब है इसके करीब जाएगा या इससे दूर जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये क्यूब इसके करीब आएगा या इससे दूर जाएगा? क्या ख्याल है? न्यूट्रल कहाँ से आ गया? दोनों के ऊपर चार्ज है, टच नहीं करवाया इन लोगों ने। हाँ, अट्रैक्शन होगी क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैं बताया अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है, तो ये जो रोड है ना इस क्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और क्योंकि लकड़ी के साथ फिक्स हुआ है तो लकड़ी भी इसके करीब जाएगी। ये वुडन मटेरियल जो है वो इसके करीब जाएगी, और क्यों जाएगी? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। द पीस ऑफ वुड विल मूव क्लोजर टू द चार्ज रोड। हम कहेंगे द पीस of wood will move closer to the charge road because unlike charges attract, so there will be force of attraction, there will be force of attraction। अच्छा, ये समझ आ गया? बताओ मुझे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? अगर देर लगती है ना, सिर्फ सी से क्लियर होता है ना, सी लिख के सेंड कर दिया करो ताकि मुझे फटाफट पता चल जाए क्लियर और मैं आगे जा सकूँ। सब बच्चे कंफर्म कर दो, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, सारे को क्लियर है। बाकी बच्चे मरियम, नूर फातिमा, मुगीसा, आप लोग भी बताओ। सर फिर से समझा दें प्लीज़। ओके, मैं फिर से समझा देता हूँ।
देखो, मुस्तफ़ा देखो, ये जो है ना, जैसे आप जस्ट थिंक ऑफ दीज टू एज मैग्नेट्स, ठीक है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, और ये जो है ये फ्री है। आपने इस क्यूब को लकड़ी के साथ अटैच किया हुआ है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। आप जब इस नेगेटिवली चार्ज रोड को इस पॉजिटिव वाले के पास लेके जाओगे तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट। ये वुड जो है इसके करीब जाएगी बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो उन्होंने कहा है कि बताओ कोई भी अगर मूवमेंट होती है तो मूवमेंट बताओ और एक्सप्लेन करो क्यों होती है। तो हमने पहले बताया कि भाई वो करीब जाएगा, और क्यों जाएगा, बिकॉज दोनों के ऊपर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, राइट। हमने बता दिया। अब यहाँ से जो है ना मसले स्टार्ट होते हैं। तो ये सवाल को जरा ध्यान से पढ़ना है। इजंट क्वेश्चन अबाउट पीस ऑफ वुड इंस्टेड ऑफ रोड? यस, पीस ऑफ वुड, ये तो मैंने यही कहा ना कि द पीस ऑफ वुड विल मूव क्लोजर टू द चार्ज रोड, क्योंकि अटैच हुए हुए ना, ये पॉजिटिव वाला वुड के साथ अटैच है। अगर ये इससे करीब मूव करेगा तो वुड वाली भी करीब मूव करेगी, है ना। वो एक ही चीज समझ लो उनको। अब यहाँ से मसले स्टार्ट होते हैं। ध्यान से सवाल को पढ़ना। फिगर 8.2, ठीक है, शोज टू क्यूब्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। अब यहाँ पे दो क्यूब्स लगे हुए हैं जो इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टर्स नहीं है। इनमें से एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों ही पीस ऑफ वुड के साथ अटैच हुए हैं। इनमें से एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, और दोनों इस पीस ऑफ वुड के साथ चिपके हुए हैं। और वो लकड़ी जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। लकड़ी क्या कर रही है? पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। अब क्या कर रहे हैं? चार्ज रोड्स आर हेल्ड अबव द पीस ऑफ वुड एंड ब्रॉट क्लोजर टू द क्यूब्स एज शोन। अच्छा, अब इस नेगेटिवली चार्ज वाले के पास आप एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आ रहे हो, और इस पॉजिटिवली चार्ज रोड के पास नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आ रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा सा ना विजुअलाइज करते हैं कि यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। जब कुछ समझ ना आ रही हो तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर उनको नाम दे दिया करो, ए और बी, नाम चाहे जो मर्जी दे दो। अब मुझे बताओ, ये ए जो है, ये बी जो है, वो ए को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ या रिपेल करेगा? ये पॉजिटिव जो कि बी है और नेगेटिव जो कि ए है, ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। तो होगा यूं कि जो पॉजिटिव वाला है ना, इस नेगेटिव क्यूब को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव लगा हुआ है जिसको मैं नाम देता हूँ सी, और इसको मैं नाम देता हूँ डी। अब सी जो है वो डी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? ये सी, शाबाश, ये सी भी इस डी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाँ, कुछ इस तरह से ये डी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि ये दोनों रोड्स आपने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, और ये जो है इस लकड़ी के साथ अटैच हुए हुए हैं। ये पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और सी नेगेटिव डी पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या ये टॉर्क क्रिएट हो गया, मोमेंट क्रिएट हो गया? क्या ये रोटेट कर जाएंगे? क्या ख्याल है? क्या इस फोर्सेस की वजह से क्या ये लकड़ी रोटेट कर जाएगी? क्या ख्याल है? ये नेगेटिव इसके करीब आएगा और ये पॉजिटिव इसके करीब जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो, ये घूमेंगे नहीं। जब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जगह इसके करीब आ जाएगी, और जब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा तो ये इसके करीब चली जाएगी। तो क्या ये इस तरह से रोटेट नहीं कर जाएंगे? थोड़ा सा कर जाएंगे ना। हाँ, रोटेट कर जाएंगे। सारा आपको समझ आया? फोर्सेस बैलेंस, नहीं, फोर्सेस बैलेंस कैसे हो गए? अच्छा, ज़रा ध्यान से देखो दोबारा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ये जगह इसके करीब आ जाएगी कुछ इस तरह से, और ये नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जगह उसके करीब चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से पूरा सिस्टम रोटेट कर जाएगा थोड़ा थोड़ा। समझ आया? सेंटर ये है ना, सेंटर से रोटेट कर जाएगा, ये इसके करीब जाएगा, ये इसके करीब आएगा। तो कुछ इस तरह से थोड़ी सी रोटेशन हो जाएगी। अब सवाल इसके ऊपर ही है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है?
स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी मूवमेंट ऑफ द पीसेस ऑफ वुड। पहले क्या करना है, आपने दो चीज़ों का जवाब देना है। पहले बताना है और एक्सप्लेन करना है एनी मूवमेंट ऑफ पीस ऑफ वुड। तो होगा क्या, हम लोग ये कहेंगे बिकॉज, देखो ध्यान से, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ चार्ज रोड्स, एंड क्यूब्स। ये क्या है, ये क्यूब है दोनों और ये रोड्स है। हाँ, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज, बता दो या ना बताओ डजंट मैटर। आप कहोगे एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से रोटेट करेंगे। तो विल से, विल ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। बिकॉज ऑफ force of attraction between both charged rods and cubes, charged rods and cubes, a turning effect will be produced. A turning effect will produce rotating the piece of wood. अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं बताना ना बताओ, डजंट मैटर कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स फाइनली मिल गए। अब ये सवाल जरा दोबारा देखो, ये डायग्राम जरा दोबारा देखो और मुझे देख के बताओ समझ आया है या फिर नहीं। या जी जी, किसी का क्वेश्चन है कोई? अच्छा ठीक है, सारा को समझ आ गया। नूर फातिमा, आई गेस यू आर सेइंग समथिंग, so if you have any query related to this question just feel free to ask. हेजिटेट नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मेरा सवाल सही होता है या नहीं, मैं सीधा पूछता हूँ या नहीं। जो भी क्वेश्चन आए रिलेटेड पूछ लिया करो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, समझ नहीं आया आपने क्या कहा है। कैन यू रिपीट? ओके ठीक है, अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे दोबारा देखो, ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये पीस ऑफ वुड इस तरह इसके करीब चली जाएगी, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचेगा। तो यहाँ पे होगा इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, और इस टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, इस टर्निंग इफेक्ट की वजह से रोटेट करेगी। अगर मैं इसको स्काई व्यू दिखाऊँ ना, स्काई व्यू में देखो, मैं अगर आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे देखो, अगर एक रोड के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है यहाँ पे और दूसरी साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, दरमियान से तो रोटेट कर जाएगा ना कुछ इस तरह से। तो इसी तरह आपका वुड भी रोटेट कर जाएगा, और आपने यही बताना था यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ सिंपल इलेक्ट्रॉन मॉडल डिस्क्राइब एंड डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हाय हाय हाय, बहुत आसान सवाल आ गया। अब इसका जवाब दो मुझे, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस बता दो। 2 मार्क्स का सवाल है, एक एक पॉइंट बताना है इलेक्ट्रॉन मॉडल के हिसाब से। याद रखना, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, आई एम रेडी फॉर द आंसर। बहुत आसान सवाल आ गया है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स। ओके, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इंसुलेटर्स? सब बच्चे आंसर करो भाई, बाकी लोग कहाँ चले गए? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली बट नॉट इन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन कंडक्टर्स बट नॉट। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड सारा, मरियम एंड मुगीसा, वेरी गुड। ठीक है, तो कंडक्टर्स में क्या है, कंडक्टर्स में देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव फ्रीली। कंडक्टर्स में we'll say there are free electrons, there are free electrons that can move freely
In insulators, electrons are fixed, they cannot move. Electrons are fixed, they cannot move. ठीक हो गया? अच्छा, on figure 8.3, draw the electric field patterns around a single point positive charge. Okay, तो मुझे बताओ लाइंस इनवर्ड्स होंगी आउटवर्ड्स होंगी? बहुत आसान सवाल आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। अच्छा, तो सारा इज सेइंग आउटवर्ड्स, मरियम इज सेइंग आउटवर्ड्स, मोगिसा इज सेइंग आउटवर्ड्स, नूर फातिमा आप बता दें, और मुस्तफ़ा आपके आंसू आना बंद हो गए। ठीक है, आउटवर्ड्स, शाबाश। यहाँ से जो लाइंस हैं वो जाएंगी आउटवर्ड्स कुछ इस तरह से, बिकॉज अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स लगेगी, रिपल्शन की फोर्स लगेगी और आउटवर्ड जाएगा। यहाँ से हमें याद आ गया कि हम लोग एरो जो है वो आउटवर्ड्स बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये बन गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, आई होप कोई मसला ना हो। अगर किसी की क्लास है तो वो जा सकता है, अगर नहीं है तो 5 मिनट बस ठहर जाओ, एक आखिरी सवाल कर लें, उसके बाद आराम से चले जाना, ठीक है? जैसे इट वाज एन इजी क्वेश्चन। इस चैप्टर से इतने मुश्किल सवाल आते ही नहीं है, जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़े मुश्किल थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं क्या। व्हाट इज मीन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इसका आंसर मुझे करके दिखाओ। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? मैंने ऊपर बहुत बार रिपीट किया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जरा देखो जरा। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड एक रीजन होता है, राइट? एरिया अराउंड चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, शाबाश। अ फील्ड वेयर एन इट एक्सपीरियंस चार्ज, नहीं नहीं, ये क्या लिखा है? अ फील्ड वेयर एन इट एक्सपीरियंसेस अ चार्ज। मुस्तफा इसका मतलब क्या है? ओके, मैं बताता हूँ। तो नूर फातिमा ने बिल्कुल सही कहा, रीजन अराउंड चार्ज ऑब्जेक्ट वेयर द चार्जेस और अनचार्ज स्पेसेस ड्यू टू चार्ज ऑब्जेक्ट, शाबाश। लेकिन हम इसको बहुत सिंपल रखेंगे, 1 मार्क का है तो हम कहेंगे रीजन अराउंड अ चार्ज, ठीक है, अप टू विच अदर चार्जेस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इट्स फाइन, इट्स फाइन। नूर फातिमा ने बिल्कुल सिंपल और सही आंसर दिया है। Area around a charge or region around a charge in which other charges experience forces, शाबाश। Region around a charge in which other charges will experience a force, other charges will experience a force। अच्छा, अच्छा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये इसका ख्याल रखना है, चार्ज ऑब्जेक्ट्स नहीं, सिर्फ चार्ज, फिर अदर ऑब्जेक्ट्स नहीं, हम सिर्फ चार्जेस की एक एक चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है एक चार्ज के अराउंड रीजन जहां तक वो दूसरे चार्जेस के साथ पंगा ले सकता है, मतलब उनके ऊपर अट्रैक्शन की रिपल्शन की फोर्स लगा सकता है। और अनचार्ज, अच्छा, अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स और चार्ज ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखना, बस चार्जेस लिखना है, क्योंकि अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और चार्ज ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम सिर्फ चार्जेस की बात करेंगे। Is it necessary that both have to be charged like an uncharged object can also experience force? अच्छा, हम लोग ना अनचार्ज की बात ही नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि अनचार्ज के अंदर भी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चार्ज के अंदर भी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम सिर्फ स्पेसिफिकली दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गया दोनों दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है एक चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक वो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा सकता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करो तो ऑब्जेक्ट्स में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने सारे प्रोटॉन्स होते हैं, तो हर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अपनी फील्ड होगी और हर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा सकेगा अगर वो उनकी फील्ड में आएंगे। ओके, व्हाट इज मीन बाय द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मजे का सवाल है। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऊपर मैंने भी 2-3 दफा रिपीट किया है, क्या ख्याल है? इसका हम 4 वर्ड्स में इतना आसान जवाब दे सकते हैं ना? नहीं। अच्छा देखो, अगर मैं कहता हूं, नहीं बिल्कुल नहीं, देखो जरा, अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, इसका क्या मतलब है? ये क्या बता रही है? हाँ, थोड़ा बहुत सही बताया है नूर फातिमा ने, शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वो बताती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव चार्ज, कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को रखते हो किसी भी जगह पे और अज्यूम करो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको वो डायरेक्शन बताती है कि अगर आपने वहां पर अपना पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। व्हाट इज इन बाय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बताती है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस, आप सबको समझ आ गया हो, बाय अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो क्या? अच्छा अगला सवाल देखो, ये मजे का लग रहा है। अच्छा ये बहुत बड़ा सवाल आ गया है, तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, आप लोगों ने कल करके लाना है याद से, मैं समझा देता हूँ ये, ठीक है। देख लो ध्यान से, यहाँ पे फिगर 8.1 shows a polystyrene ball covered with aluminium paint। एक polystyrene क्या है? नॉन मेटल है, आपने नॉन मेटल की बॉल के ऊपर एल्यूमिनियम का पेंट कर दिया, ठीक है। तो पॉलीस्टीरीन बॉल जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का पेंट हुआ हुआ है, आपने उसको धागे के साथ सस्पेंड कर दिया है बिटवीन टू चार्ज मेटल प्लेट्स बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड। ओके, एक पॉलीस्टीरीन बॉल थी, आपने उसके ऊपर एल्यूमिनियम का पेंट कर दिया और दो चार्ज प्लेट्स, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपने दोनों के दरमियान सस्पेंड कर दिया। द बॉल ऑस्किलेट्स। व्हाट इज मीन बाय ऑस्किलेट? ऑस्किलेट का मतलब ये है कि कभी ये बॉल यहाँ जाती है कभी ये बॉल यहाँ जाती है, ठीक है, बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, दोनों चार्ज प्लेट्स के दरमियान। एक्सप्लेन व्हाई द बॉल ऑस्किलेट, समझाओ कि बॉल ऑस्किलेट क्यों करती है। और जैसे कि ध्यान से देखो, ये 4 मार्क का सवाल है, ओके, ये 4 मार्क का सवाल है। अब करना क्या है यहाँ पे, देखो मैं पहले समझा दूँ होता क्या है। तो यहाँ पे होता क्या है पहले वो ध्यान से देख लो। अब आपको पता है इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, राइट। तो प्रोटॉन्स भी हैं इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट करेगी क्या? ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी इसके अंदर से, क्योंकि इसके ऊपर मेटल का पेंट हुआ हुआ है, तो वी विल अज्यूम इट एज अ कंडक्टर, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कोने पे आके जमा हो जाएंगे, राइट। एक जगह पे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, कलर ज़्यादा विजिबल हो। एक जगह पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब होगा क्या, ये बॉल ना अट्रैक्ट होगी इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास, या इसको पहले नेगेटिव के पास ले जाओ या पहले पॉजिटिव के पास ले जाओ, डजंट मैटर, मैं पॉजिटिव के पास लेके जा रहा हूँ। ये बॉल जो है इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास क्या होगी? अट्रैक्ट होगी कुछ इस तरह से, और जाके इसके साथ टच कर जाएगी, ठीक है। जब अट्रैक्शन की वजह से टच कर जाएगी ना, क्योंकि दोनों मेटल हैं, ये भी मेटल की प्लेट है ये भी मेटल की बॉल है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हुए थे, मत हो गया, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जमा हुए थे वो क्या होंगे, अब वो चले जाएंगे इस मेटल प्लेट के अंदर।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मुझे बताओ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन्स मेटल की बॉल से निकल गए, पॉजिटिव प्लेट के अंदर चले गए, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा? पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। या अगर सिंपल रट्टा मारना है तो रट्टा ये मार लो कि अगर दो मेटल ऑब्जेक्ट्स टच करते हैं, एक अनचार्ज और एक चार्ज, तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट पे होगा वही अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे आएगा। जैसे यहाँ पे जो प्लेट थी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये प्लेट भी पॉजिटिव और ये मेटल बॉल भी पॉजिटिव, अब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? हाँ, रिपेल करेंगे। अब रिपेल्शन की वजह से ये चली गई इससे दूर, ये इससे दूर चली गई, और जब दूर आएगी तो ये नेगेटिव जो है इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो अभी नेगेटिव के पास चली जाएगी। पॉजिटिव ने रिपेल किया, दूर भेजा, नेगेटिव ने करीब बुला लिया, नेगेटिव के पास चली गई ये बॉल। अब जब नेगेटिव प्लेट के पास जाके टच करेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और जो प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज थी, तो होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर आ जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो अब कौन सा चार्ज आएगा? याद रखो, ऑब्जेक्ट जिस भी चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ टच करेगा, जो चार्ज ऑब्जेक्ट पे होगा वो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव के साथ टच करेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर रिपल्जन होगी, फिर रिपल्जन होगी, फिर वहां जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स वहां से लेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फिर आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपका जो किस्सा है ये चलता रहेगा और ये ऑस्किलेट करता रहेगा। तो आपने ये करना है, यहाँ पे लिख देना है, क्या करना है, ये सब चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है। ये कर लोगे काम, आसान है, समझ आ गया? 4 मार्क्स के लिए लिखना है, 4 पॉइंट इसके अंदर लिखोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे सामने और मुझे डन कह दो। कोई बच्चा ना इसका स्क्रीनशॉट लेके और ग्रुप पे भी शेयर कर दे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसे ग्रुप पे कोई मुस्तफ़ा या कोई डाल देना, और उससे कहना कि ये होमवर्क है कल क्लास से पहले। जब स्क्रीनशॉट ले लो तो डन कर देना, मुझे ना डन का मैसेज कर देना।